जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और आज हम सब देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही शानदार सवाल। तो पिछला सेशन आप सब देखे थे, आप सबका कमेंट भी बहुत अच्छा था, जिसे देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ और शायद आपको बहुत अच्छा भी लगा, जैसा आपके कमेंट से मुझे भी पता चल रहा था। तो यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्लस जो बेल आइकन का जो बटन है आप उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है समय से पहुंच जाए। तो चलिए हम सब देखते हैं बहुत ही शानदार सवाल। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल और इसमें बोल रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। घटता है, वही रहता है, बढ़ता है, या तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। देखिए, आप करेंगे ऐसा कि आपका जो भी आंसर होगा आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा, तेज़ी से बताऊंगा, ताकि कम समय में बहुत सारे सवालों का डिस्कशन भी हो जाए और आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। तो मैं एक सवाल बताऊंगा, लेकिन मालूम चलेगा आपको कि एक सवाल में कम से कम 2-3 का तो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं। पहले भूमध्य रेखा ध्रुव को हमको समझना पड़ेगा। तो यदि मैं ऐसे करके के पृथ्वी बना लूँ, मान लेते हैं बोला पृथ्वी है भाई, तो अगर इसके बीच से ऐसे करके काटेंगे तो इसे ही हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, या तो विषुवत रेखा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। और इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। अगर हम लोग इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला कितना होगा, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव। और अगर नीचे में जाएंगे तो इसी को बोलेंगे साउथ पोल माने दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। एक सवाल आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से? विषुवत रेखा, या तो इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इक्वेटर। तो देखिए, जी का मान सबसे कम कहाँ पे होगा, तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। छोटा जी की मैं बात कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मान सबसे कम कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पर। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो कोई भी पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे क्या होगा, तो ध्रुव पे क्या होगा, जी का मान सबसे अधिक होगा। तो हमसे बोल क्या रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से यानी यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो पोल की ओर माने ऊपर जाएं या तो नीचे जाएं, ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जी का मान क्या होगा, तो क्या होगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, बढ़ता है। देखिए, जी का मान होता कितना सर, तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना मैं बोल रहा हूँ, 9.8 मीटर पर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल और बोल क्या रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। अब देखिए, हम लोग चल कैसे पाते हैं, जरा उसके बारे में जरा समझते हैं। चलने के लिए तो देखिए, हम सब चलते हैं ना, तो अपना जो पैर है पीछे की ओर धक्का लगाता है। अगर मानते कि चलते हैं तो जो पैर होता है वो पीछे की ओर क्या लगाता है, धक्का लगाता है, और हम सब आगे बढ़ पाते हैं। तो देखिए, चलने के लिए हमको घर्षण की आवश्यकता होती है, और अगर हम सबको घर्षण नहीं प्राप्त होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। इसीलिए सड़क को बहुत चिकना नहीं बनाया जाता। क्या सड़क को बहुत चिकना देखें? नहीं सर, बहुत चिकना नहीं होता है। उसमें हम लोग गिट्टी और कोलतार वगैरह का यूज करके थोड़ा रुखरा बनाते हैं। कोलतार वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, तो सड़क को बनाते हैं, थोड़ा रुखरा टाइप का बनाते हैं, बहुत चिकना नहीं, उसका प्लास्टर नहीं किया जाता है। तो हम सब चिकना नहीं बनाते हैं सर, थोड़ा रुखरा टाइप का बनाते हैं। यहाँ तक कि जो टायर भी रहता है उसमें भी देखे हुए, चाहे तो किसी भी गाड़ी का टायर है, देखिए कि उसमें ढेर सारा खाँचा खाँचा ऐसे करके बनाया हुआ रहेगा। वो इसलिए कि इसमें घर्षण हो, ताकि रोड को बढ़िया से, रोड और टायर के बीच में बढ़िया पकड़ बन सके, ताकि घर्षण लग सके। अगर घर्षण कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्लिप करेगा। तो देखिए, तो हम लोग को देखेंगे क्या कि सर बर्फ़ का होता है बहुत चिकना होता है, इसलिए यहाँ पे घर्षण नहीं लग पाता है। तो कहता है कि क्यों नहीं हम लोग बर्फ़ पे बढ़िया से चल पाएंगे, क्यों कठिन हो जाता है। तो बोलेंगे कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। यानी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पहले तो हम सब पलायन वेग को ही समझेंगे, जिसे बोलते हैं स्केप वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और होता क्या है जो जरा समझिए पलायन वेग। अगर मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पे हैं और यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो मालूम चलता है सर फिर मेरे पास में आ जाता है। आने का कारण क्या था, क्योंकि गुरुत्व बल जो था, गुरुत्वाकर्षण बल, या तो जैसे गुरुत्व बल ही बोलेंगे पृथ्वी के लिए, तो क्या होता है उस वस्तु को पुनः खींच लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा मेरे पास में इतना बल लगा सकते हैं, या तो इतना वेग से किसी वस्तु को फेंक सकते हैं कि पुनः पृथ्वी पर आए ही नहीं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। आपको अगर ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से किसी चीज़ को फेंक देंगे, तो मालूम चलेगा कि वो पृथ्वी पे फिर वापस नहीं लौटेगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं पलायन वेग। तो हम लोग पलायन वेग किसे देखें कि किसी, अब देखिए जो जितना भी ग्रह होगा या तो उपग्रह होगा, तो उसका अलग अलग पलायन वेग होगा।
तो हम लोग बोलेंगे कि वह न्यूनतम वेग जिसको प्राप्त करने पर कोई वस्तु पुनः उस पिंड पर या पुनः उस ग्रह पर वापस ना आए, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लायन वेग बोलेंगे, इसके वेलोसिटी बोलेंगे। और पृथ्वी के लिए प्लायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक निम्न में से कहाँ पर होगा? कहता है सबसे अधिक कहाँ होगा। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे अधिक भार कहाँ पे होगा। तो हम सब भार को जरा देखेंगे। भार को लिखते हैं वेट। वेट बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी W बराबर क्या होता है, mg होता है, माने द्रव्यमान और गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है। देखिए जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलेगा। ये अगर मान लेते हैं कि आप 60 किलो का हैं, तो चाहे तो आप चंद्रमा पर जाएँ, सूर्य पर जाएँ, जहाँ भी जाएंगे, ये द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान एक प्रकार का मात्रा और ये बदलता नहीं है। हाँ, भार आपका जरूर बदल जाएगा। अगर आपका 60 न्यूटन यहाँ पे भार है, तो चांद पे जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन ही आपका भार होगा। लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन जो जी है, छोटा जी का मान क्या होता है, तो चेंज होते रहता है, चेंजेबल है सर, तो चेंज होते रहता है। और इसी कारण से जहाँ पर जी का मान अधिक होगा वहाँ पर डब्लू का भी मान क्या हो जाएगा, क्योंकि एम और जी क्या है, एक दूसरा से गुना में है, तो डब्लू का मान कब बढ़ेगा, जब जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि एम का मान तो फिक्स होता है। तो कहता है कि जी का मान बढ़ेगा जहाँ पर, वहाँ पर डब्लू का मान बढ़ जाएगा। तो देखिए तो सबसे अधिक जी का मान कहाँ होगा, मैं अभी बताया था कि ध्रुव पर होता है सर, इसलिए ध्रुव पर किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, भार अधिक होगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम, पर्वत पर कम होगा, और पृथ्वी तल पर सभी जगह समान होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग पृथ्वी तल पर कहीं भी जाएंगे तो हर जगह क्या होगा, भार बदलते रहेगा। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं और देख लीजिए। तो इसमें एक और देख लीजिए, भार का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, जो किसका होता है, तो बल का भी इसी का होता है। और किसका, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बल का भी न्यूटन होता है, और किसका, भार का भी क्या होता है, वेट का भी क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा था ये। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, बोल रहा है कि जब दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो दूध का घनत्व पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या तो दूध पर निर्भर करता है, क्या होगा। तो देखिए जो घनत्व होता है ना, घनत्व, अगर मानते पहले घनत्व का मतलब समझिए, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो घनत्व को लिखते हैं द्रव्यमान और बटा में क्या कहते हैं, आयतन। द्रव्यमान बटा क्या कहते हैं, आयतन बोलते हैं, यानी मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। किसके बराबर, तो डेंसिटी, घनत्व बराबर। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो अगर बात करें हम लोग मक्खन की, तो मक्खन का जो घनत्व होता है दूध के घनत्व से कम होता है। और अगर जो मेन दूध, क्योंकि दूध में मक्खन भी बहुत रहता है, और क्या रहेगा, तो दूध में मक्खन भी रहेगा सर, और कुछ जो मेन दूध है वो भी रहेगा। तो अगर मक्खन को निकाल लीजिएगा ना, तो मक्खन का घनत्व दूध से कम होता है, इसलिए अगर कम घनत्व वाले को इसमें से निकाल लीजिएगा तो दूध का घनत्व पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपसे बोला कि मक्खन को निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, तो मालूम चला सर बढ़ जाएगा। तो देखिए तो बढ़ जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। बोल क्या रहा, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपादज यानी सब्लिमेट पदार्थ है। पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा सर इस सब्लिमेट होता क्या है, ऊर्ध्वपादज क्या है, जिसको हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, और उस पदार्थ को बोलेंगे ऊर्ध्वपादज। तो देखिए अगर कोई भी चीज़ को, अगर कोई ठोस चीज़ है यानी सॉलिड है, तो इसे हम लोग गर्म करेंगे तो पहले किस में बदलेगा, लिक्विड में, और गर्म कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में बदलेगा। तो ऐसा करके नॉर्मली किसी पदार्थ का गुण यही होता है कि सॉलिड में रहेगा, उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड, फिर गर्म कर देंगे और गर्म कर देंगे तो गैस में। जैसे अगर आपके पास बर्फ़ है सर, तो बर्फ़ क्या है मेरे पास में, सॉलिड है, इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पानी, इसको और गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, या तो भाप बनेगा। देखिए तो क्या हुआ, पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। लेकिन कुछ जो पदार्थ है उसका क्या गुण है कि उसे आप गर्म करेंगे ना, ठोस रूप में रहेगा, और इसे आप गर्म करेंगे तो डायरेक्ट बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाएगा। और जो भी ऐसा करके पदार्थ होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातज या सब्लिमेट पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए कपूर इसी ढंग का पदार्थ है कि गर्म करेंगे तो डायरेक्ट किस में, गैस में बदल जाएगा, बिना लिक्विड में बदले। तो कपूर है सर, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, तो ये सब क्या था मेरे पास में, तो सब ऊर्ध्वपातज था। तो देखिए तो अमोनियम क्लोराइड इसमें है, नेप्थलीन भी है, कपूर भी है, तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। और मैं एक एक्स्ट्रा का बताया आयोडीन, तो सब क्या था सर, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं गुजर सकती है। तो देखिए मैं ध्वनि तरंग की अगर बात करूं तो ध्वनि तरंग को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्वनि तरंग को गुजरने के लिए किसकी आवश्यकता होता है, माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जहां भी माध्यम नहीं होगा वहां से ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती है। तो देखिए तो निर्वात है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई निजोर बात माने माध्यम नहीं है, तो यहाँ पर तो गुजर ही नहीं सकती है। तो कौन सा आपका आंसर होगा, डी होगा। अगर बात करें स्टील यानी लोहा में तो लगभग कितना, तो 5140 लगभग 5100 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, ध्वनि का चाल होता है। अगर हवा में बात करें तो कितना, 332 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए तो हवा में बोलेगा कि
ध्वनि तरंग का चाल कितना होता है, वहाँ वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। अगर जल में बात करें तो लगभग 1490 के पास में होता है। कहाँ पे, तो जल में होता है। चलिए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अच्छा, ध्वनि के बारे में आगे तो थोड़ा सा और ध्वनि के बारे में सुन लीजिए। ध्वनि एक कैसा तरंग है, तो सर अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा मैं बोल रहा हूँ, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। और कहता है कि ध्वनि को हम लोग देखें कि ध्वनि को बढ़ने के लिए यानी ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किससे मापेंगे, तो डेसिबल से। किससे मापेंगे, डेसिबल से, यानी ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति किसके समान है, यानी प्रकाश किसके समान है, तरंग के समान, या तो कण के समान, या तरंग एवं कण दोनों, या तो दोनों में से कोई नहीं, ना तो तरंग है ना तो कण है। तो क्या होगा, आप अपना आंसर लगाएं। तो देखिए अगर बात करें प्रकाश विकिरण की, तो ये है क्या भाई, एक आपको मैं वैज्ञानिक का नाम याद दिलाता हूँ। उनका नाम क्या था, हाइगेंस नाम था। क्या नाम था, हाइगेंस नाम था। और वो बताए क्या, हाइगेंस बताए कि जो हाइगेंस क्या बताए कि जो प्रकाश है वो कैसा है, तरंग के समान है। अगर बात करूं कण के सिद्धांत में, और वो तरंग सिद्धांत दिए। हाइगेंस कौन सिद्धांत दिए, तो तरंग सिद्धांत दिए। एक अपना जो न्यूटन थे वो बोले कि नहीं ये क्या है, तो कण है। तो न्यूटन दे दिए क्या, कण का सिद्धांत, या तो इसी को बोलते हैं कणिका सिद्धांत। एक और वैज्ञानिक आया, उनका नाम था क्या, डी ब्रॉगली। क्या नाम था, डी ब्रॉगली। और ये बोले, डी ब्रॉगली साहब क्या बता दिए कि प्रकाश दोनों है, कण भी है और तरंग भी है। और इसी को हम सब आज तक मान के चलते हैं कि प्रकाश तरंग एवं कण दोनों की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपसे देखिए 3-4 सवाल इसमें भी आपका आ गया है। और बोले अब देखिए आपको बहुत बार पूछा है, बीपीएससी में सवाल पूछा था कि तरंग सिद्धांत कौन, तो हाइगेंस। कण सिद्धांत कौन देगा, तो न्यूटन दिए थे। और डी ब्रॉगली क्या दिए थे, दोनों, यानी इसको हम लोग बोलते हैं दोना सिद्धांत, माने तरंग एवं कण दोनों की भांति व्यवहार करता है प्रकाश। तो कौन दिए थे, डी ब्रॉगली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी होगा। यानी प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। और क्या बोल रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने दिया। ये जो बड़ा जी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, या तो किसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और इसका मान दिए थे, जी का मान कौन दिए थे, तो कैवेंडिश दिए थे। कौन दिए थे, हेनरी कैवेंडिश दिए थे। और ये जी का मान होता कितना है सर, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से बोलते हैं। और होता है कितना, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर क्या हो जाता है, किलोग्राम का स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिएगा, मैं इसका मान कितना बताया हूँ, बड़ा जी का मान कितना बताया सर, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखिए जी का बहुत बार आपसे क्या पूछा है, मैं देखा हूँ बहुत बार पूछा क्या है, किसका आप क्या बता दीजिए, मात्रक। तो बड़ा जी का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इसको भी याद रखें कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कहता है कि इसका वैल्यू होता कितना है, तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आप ये भी याद रखेंगे। और जो आपका सवाल पूछ रहा था कि दिया कौन था इसका वैल्यू, तो कौन, हेनरी कैवेंडिश थे, वो इसका वैल्यू निकाले थे। चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल क्या बोल रहा है, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। प्रतिबिंब की संख्या कितना, 2, 5, 4 या अनंत। तो देखिए मैं बहुत बार बताया इस बात को कि अगर दो दर्पण के बीच कोई वस्तु को रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो हम सब क्या करेंगे, तो 360 और बटा क्या करेंगे, थीटा करेंगे। क्या करेंगे, 360 और बटा थीटा हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, तो अगर समानांतर रखेंगे, माने एक दर्पण ए वाला है और एक दर्पण ए वाला है, इसके बीच में कोई हम वस्तु को रख देंगे, तो देखिए तो दोनों के बीच में कोण कितना का बन रहा है, तो सर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो मैं लिख दूंगा 360 और बटा थीटा का वैल्यू कितना, 0, और कोई संख्या बटा 0, इसी का वैल्यू कितना होता है, अनंत होता है। तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो इस यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत बनेगा। आप ऐसा सीन देखे होंगे कहाँ, जब आप बाल कटवाने गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे, वहाँ पे क्या देखिएगा कि एक आईना आपके सामने लग जाएगा, यहाँ पर आप बैठे हुए रहेंगे, ये मान लेते हैं आप ऐसे करके बैठे हुए यहाँ पे, और एक आईना आपके जस्ट पीछे रहता है। तो देखिएगा कि आपका जो इसमें फिगर है बहुत सारा बन रहा है, आप देखते रहेंगे और ढेर सारा इधर भी बहुत सारा बनते रहेगा। तो देखिए तो एक दूसरे के लगभग क्या रहता है, समानांतर रहता है, 180 डिग्री पे रहता है, सॉरी 0 डिग्री पे रहता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या क्या, अनंत बनती है। तो देखिए तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर समानांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी, अनंत बनेगी। चलिए अगले सवाल पे, स्टेथोस्कोप में घटना घटित होती है। तो पहले तो आप स्टेथोस्कोप को समझे कि होता क्या है स्टेथोस्कोप।
तो आप हमेशा देखे होंगे डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या अपना कान में लगाएगा कि इस ढंग का भाई यहाँ पर ऐसे कर करके और ये लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये रोगी जो मरीज रहता है उसके पर ऐसे करके उसके धड़कन पे लगा करके चेक करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसी को हम लोग अपना भाषा में आला भी लोग बोलता है, अपना गांव देहात में क्या बोलेगा, आला इसी को बोलता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नाम इसका क्या है, स्टेथोस्कोप। तो देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है इसका लगभग इस ढंग का होता है, ऊपर में इस ढंग का रहेगा जो कान में लगाने वाला, फिर यहाँ से ऐसे कर करके और यहाँ पे कैसे करके रहेगा जहाँ पे हम लोग लगाते हैं। देखिए इसका जो अंदर से जो पाइप रहता है ऐसे करके नली रहता है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से धड़कन सुनता है तो कुछ भी सुनता है तो बार बार इसका परिवर्तन होता है और तब जाकर क्या आता है तो कान में पहुँचता है, इसका आवाज़ पहुँचता है। तो हम सब देखें सर बहुत बार इसमें परिवर्तन होता है, यानी ध्वनि तरंग का क्या होता है, बहुत बार परिवर्तन होता है। तो हम सब देखें इसी को बोले क्या, बहुलित परिवर्तन होता है। यानी स्टेथोस्कोप की घटना क्या है, बहुलित परिवर्तन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है। यानी सीजीएस पद्धति का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो कहता है कि इसमें बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, न्यूटन जानते हैं। लेकिन ये एसआई मात्रक है, न्यूटन कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। लेकिन हमसे बोल रहा है सीजीएस मात्रक। तो देखिए तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और होता कितना है सर, एक डाइन बराबर कितना होगा, तो एक डाइन बराबर होता है 10 का पावर -5 न्यूटन होता है। कितना होता है, 10 का पावर -5 न्यूटन। या तो लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगर हम लोग बात करें अर्घ की, अर्घ क्या है सर, तो अर्घ होता है कार्य का सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, अर्घ है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। मैं कितना बोल रहा हूँ, 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब देखिए तो एक न्यूटन बचा। न्यूटन क्या था, तो न्यूटन क्या था मेरे पास में, बल का एसआई मात्रक। और यहाँ पे पूछ रहा था का बल का सीजीएस मात्रक, तो कौन सा हो जाएगा, डाइन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल क्या बोल रहा है, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन की दर कहने का मतलब आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो जहाँ पर भी दर लग जाएगा तो बट्टा में आप समय करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब विस्थापन की दर, तो विस्थापन और बट्टा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो विस्थापन बट्टा समय, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं सर। तो कौन सा हो जाएगा, वेग। तो विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और वेग कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। विस्थापन भी कैसी राशि, तो सदिश राशि। अगर दूरी की बात करें तो दूरी आप जानते हो कि जितना पथ की टोटल लंबाई रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। समय तो जानते हैं, और बल के बारे में आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ पे धक्का देते हैं, खिंचाव देते हैं, तो हम लोग बल आरोपित करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने से उसके बीच लगने वाला बल कैसा होगा। तो देखिए अगर दो आवेश है, अगर मान लेते पहला आवेश Q1, एक और आवेश मान लेते हैं Q2, तो कहता है कि इसके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कब, जब इसके बीच की दूरी को क्या कर दिए हैं, दोगुनी कर दिए हैं। यानी R को क्या कर दिए हैं, 2R कर दिए। पहले से R था जिसको क्या कर दिए, 2R कर दिए हैं। तो कहता है कि क्या होगा। तो अगर हम लोग F बराबर देखेंगे तो F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2, और बटा में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। और देखिए तो जो R स्क्वायर यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी होता है, और इसी को हम लोग क्या कर दिए, दुगना कर दिए। तो देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो देखिए तो पहले का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। देखिए पहले का कितना हो गया, 1/4। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है, तो कितना है, आप पहले आंसर लगाएंगे। तो देखिए अगर केल्विन स्केल पे देखेंगे पानी का क्वथनांक, तो आप ऐसे तो जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी खौलता है। लेकिन इस सेल्सियस में हुआ, हमको बोल रहा है कि इसमें केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है। तो अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहे ना, तो 273 में क्या कर दिया, 273 में जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस रहे उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए तो 273 में 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 डिग्री, 373 केल्विन हो जाएगा। और ऐसा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। यदि किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या, कि नज़दीक वाला सर साफ साफ दिखेगा और दूर वाला गड़बड़ रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें उल्टा पुल्टा होगा। आपको लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष माने निकट वाला देखने में गड़बड़ी, नहीं,
आप भूल गए हैं तब। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला ठीक रहेगा और दूर वाला गड़बड़ रहेगा, उल्टा जैसा सुनने में आपको लगेगा। तो हाँ, यही वाला सही है। और अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए हम लोग कैसा अवतल लेंस का करते हैं, किसका लेंस का करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और अगर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और एक और देखेंगे जरा दृष्टि दोष, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। तो चल हम 3-4 के बारे में देख लेते हैं। तो अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, इसमें क्या होगा, दूर का वस्तु गड़बड़ दिखेगा, निकट वाला सही दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसा लेंगे, अवतल लेंस का। उत्तल लेंस का कब करेंगे सर, तो कहता है कि दूर दृष्टि दोष हो जाए, माने दूर वाला ठीक ठाक रहेगा, नज़दीक वाला गड़बड़ रहेगा, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और जरा दृष्टि दोष क्या है, तो अगर दोनों गड़बड़ हो जाए, माने निकट वाला भी न दिखे और दूर वाला भी न दिखे, तो इसे हम लोग बोलेंगे जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखेंगे ये खास करे का होगा तो बुढ़ापा में होगा। कब होगा, बुढ़ापा में जरा दृष्टि दोष माने दोनों गड़बड़। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का, माने उत्तल और अवतल दोनों उसमें रहेगा, तो द्विफोक्सी का, या तो इसी को क्या बोलते हैं, द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस बोलेंगे। और कहता है दृष्टि वैषम्य में क्या होगा भाई, तो जो ऊर्ध्वाधर रहेगा तो क्षैतिज रहेगा, ये वाला उल्टा पुल्टा दिखेगा, तो इसी को हम लोग क्या देखते हैं, दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। और इसे ठीक करने के लिए किसका, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपसे बोल रहा था कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो किसका, निकट के लिए किसका, अवतल का। किसका करेंगे, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि विद्युत परिपथ में, क्या बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सिर्फ विद्युत धारा का पता लगाना कि धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इसका पता लगाना रहेगा तो हम सब किसका उपयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। मन कह रहा सर इसमें एक अमीटर है, अमीटर को क्या, तो कहता है कि विद्युत धारा को इससे मापेंगे कि कितना एम्पियर का धारा है, 5 का है, 10 का है, कितना का है। तो अगर हम लोग को इसका मान निकालना रहे, विद्युत धारा का मान निकालना रहे, तब अमीटर का, वोल्टमीटर का कितना वोल्टेज आ रहा है, तब वोल्टमीटर का। और कहता है कि पॉलीग्राफ क्या होता है सर, तो कहता है कि झूठ का अगर पता लगाना है कि कोई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो अगर उसका हम लोग को पता लगाना तो किसका, पॉलीग्राफ का करेंगे। लेकिन हमसे पूछ कर रहा था विद्युत धारा की सिर्फ उपस्थिति को कि इसमें विद्युत धारा है कि नहीं, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक वर्ण है। वर्ण माने रंग, कलर। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, कलर की बात करेंगे तो कहता है कि कलर 2 टाइप का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग और एक को क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक और क्या बोलेंगे, द्वितीयक बोलेंगे। मन करता है सर प्राथमिक क्या है, तो जो रेड है आपके पास में, ग्रीन और क्या, ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। और कहता है कि आपके पास में कौन आ जाएगा, मैजेंटा आएगा, पीला आएगा माने येलो, और सियान आएगा, इससे क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलते हैं। मन करता है ऐसा क्यों बोलते हैं, द्वितीयक रंग क्यों बोलते हैं, तो कहता है कि जो RGB है, यानी क्या मैं बोल रहा हूँ, रेड ग्रीन और ब्लू, इसे किसी रंग से बनाया नहीं जा सकता है। जबकि मैजेंटा है और येलो है और सियान है, तो इसको इसी तीनों में से 2 को मिला करके कभी मैजेंटा तो कभी येलो और कभी सियान बना लिया जाता है। मन करता है मैजेंटा कब बनेगा सर, तो देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ जो हमेशा आप याद रखिएगा। एक आप ऐसे करके ट्रायंगल बना लीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा M, यहाँ पर रख दीजिएगा R, यहाँ पर रख दीजिएगा Y, यहाँ पर रख दीजिएगा G और यहाँ पर C और यहाँ पे कर दीजिएगा ब्लू। यानी कहने का मतलब जो RGB था सर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग, और जो मैजेंटा है, येलो है और सियान है, इसे बोलेंगे द्वितीयक रंग। तो अगर रेड को और ब्लू को मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा, मैजेंटा बन जाएगा। कौन सा बनेगा, मैजेंटा। और रेड को और किसको, ग्रीन को अगर मिला दीजिएगा तब कौन सा बन जाएगा, येलो बन जाएगा। और ग्रीन को और ब्लू को मिला दीजिएगा तब कौन सा बन जाएगा, सियान बन जाएगा। और अगर ग्रीन, रेड और ब्लू तीनों को मिला दीजिएगा तभी क्या बन जाएगा, तो येलो बन जाएगा। अगर येलो, मैजेंटा और सियान को मिला दीजिएगा तब क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। यानी सफ़ेद 2 कंडीशन में बन रहा है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे फिर भी क्या बन जाएगा, तो सफ़ेद बनेगा, वाइट बनेगा। येलो, मैजेंटा और सियान को भी मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा, वाइट बनेगा, सफ़ेद बनेगा। तो खैर मैं इतना सारा ढेर सारा सवाल बता दिया हूँ। आपसे खैर पूछ रहा था द्वितीयक रंग, तो मैजेंटा, येलो और सियान क्या है, द्वितीयक रंग। तो देखिए तो इसमें से कौन सा आएगा सर, लाल नहीं, प्राथमिक रंग है। हाँ तो पीला, इसी येलो जो था क्या था, द्वितीयक रंग था। हरा और नीला भी क्या था, तो प्राथमिक रंग था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना उदाहरण किसका, पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, केशिकत्व का या तो तारत्व का। तो चलिए हम सब पहले देख लेते हैं, पहले आंसर लगा लीजिए। तो अगर वर्षा का बूंद जो गोलाकार रहेगा इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव। क्या है भाई, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ये क्या होता है सर, कि अगर कोई भी द्रव है तो कहता है कि द्रव है ना जो अपना आकार बहुत छोटा रखना चाहता है, यानी कम क्षेत्रफल रखना चाहेगा, और इसी को हम लोग इस गुण को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। यानी देखिए तो जो मान लेते हैं कि
पानी वाला था, बूंद था, ये हो सकता है कि पूरा फैल करके आता, ऐसे करके पूरा फैल करके आता, लेकिन ऐसे करके नहीं आया सर, गोल बन करके आया, यानी क्षेत्रफल बहुत कम करके आया। तो किस कारण से? तो बोलेंगे सर पृष्ठ तनाव से। किसके कारण? तो सरफेस टेंशन के कारण ऐसा करके होता है। इस श्यानता क्या है सर? श्यानता के बारे में बताइए। तो श्यानता का मतलब है ना कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ गाढ़ा है या तो पतला है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके बहने का जो रफ्तार रहेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा, थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्यानता बोलेंगे। केशिकत्व क्या है सर? तो देखते हो कि लंटेन की बत्ती में नीचे से देखें तो हमारा रहता होगा केरोसिन तेल, और ऊपर चढ़ जाता है बिना पाइप के, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो केशिकत्व बोलेंगे। और तरत्व का मतलब क्या है सर? तो देखते होंगे महिला का है तो छोटे बच्चा का आवाज़ क्या होता है? बहुत सुरीला होता है, ये तारत्व के कारण होता है। तो हम सब खैर देख क्या रहे थे कि उदाहरण किसका? तो वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए, अब जो आपका अगला सवाल है तो हम लोग देख लेते हैं। इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल है, और बोल क्या रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा भूकंपीय तरंग की तीव्रता को मापा जा सकता है? तो किसके द्वारा भाई? तो सिस्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा हम लोग मापेंगे? सिस्मोमीटर के द्वारा। यानी भूकंप की तीव्रता कितना था, कितना तीव्र भूकंप था, इसे हम लोग मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो मीटर का, उसमें हम लोग मापते हैं। और सिस्मोग्राफ यंत्र रहता है जिसके द्वारा हम लोग उसी में करते हैं, तो उसमें हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग ढेर सारा सवाल देख लिए, और अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को और भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। और बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल थे इसमें, जिससे आपको जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे, या तो जो भी जब भी आप एग्ज़ाम दें उसमें बहुत कारगर होगा। और एक इसका गुण ये भी है, जो मेरे वीडियो का, आपके वीडियो का, इसमें एक फ़ायदा और भी क्या है कि मैं एक सवाल अगर लेता हूं तो सिर्फ उसमें एक ही सवाल का जवाब नहीं देता हूं, उसके लिए 2 3 4 मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ता है, तो जो भी मैं बहुत सारा सवाल को इसमें दे देता हूं। तो अगर आपको पसंद आता है तो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।